वेलकम टू एडुग्रोन। माय नेम इज़ नेहा और हम मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10th आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। आई होप आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके होंगे और अगर नहीं की है तो प्लीज़ आप करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आप एडुग्रोन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिल सकते हैं 9th 10th 11th 12th के लिए। ठीक, एंड इसके अलावा आपको टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेते हो हमारा तो आपको उसमें बहुत सारा पीडीएफ भी मिलेगा जो कि आपके पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स आपको एक जगह मिल रहे हैं एडुग्रोन के ऊपर। तो आप जाइए, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ। ग्लोबल वर्ल्ड हम बना चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है आपको। हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 1 मार्क के रहेंगे। 30 वर्ड से ज़्यादा का आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन है क्या, सबसे पहले ये बताइए। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इकोनॉमिक टर्म्स से अगर आप देखोगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रेडिंग होती है तो वो पूरी एक कंट्री से, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे आप ट्रेडिंग करते हो जब, तो आपकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे करेंसी हो गई जिसका मूवमेंट होता है, आपके जो वर्कर हैं, लेबर्स हैं, उनका मूवमेंट होता है। तो इस तरह से फ्लो रहता है ना, फ्लो बना रहता है। तो इस तरह इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है सारा आपस में लिंक्ड रहता है। सारा ग्लोब का मतलब ना, सारी कंट्रीज का आपस में लिंक रहता है थ्रू ट्रेडिंग। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो अब आप इतनी राम कहानी मत लिखिएगा, आप इतना ही लिख देगा, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज्ड फॉर द लास्ट 50 years और सो ऑन। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरा बताया है और ऑलरेडी मैं समझा भी चुकी हूँ, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा सा और बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, हाउ वर ह्यूमन सोसाइटीज इंटरलिंक थ्रू, नहीं, इंटरलिंक इन एंशियंट टाइम्स। ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, पुराने समय में बात हो रही है। एंशियंट टाइम में ह्यूमन सोसाइटीज कैसे इंटरलिंक थी। ठीक है, पुराने समय में भी लोगों को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था। लोग हर जगह घूमते थे, फिरते थे, वहाँ के कल्चर्स को लेके आते थे, अपना कल्चर वहाँ पहुँचाते थे, खाने पीने की चीज़ें एक्सचेंज होती थी, नॉलेज एक्सचेंज होती थी। ठीक है, एंड जो स्पिरिचुअल आइडियाज होते थे वो एक्सचेंज होते थे। तो इस तरह से दोनों इंटरलिंक्ड थे एक तरह से। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी जो थी इंटरलिंक्ड थी। तो इसको वर्डिंग के फॉर्म में देखेंगे, in ancient times, human societies were interlinked by travelers, traders, priests, pilgrims who traveled vast distances for knowledge, opportunities, spiritual fulfillment or to escape frustration. ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, व्हाट डज द नेम सिल्क रूट पॉइंट टू? सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट बता चुकी हूँ। सिल्क रूट है आपका जो वेस्ट बाउंड चाइना है, वो आपके जो इधर यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, उसको लिंक करता है। तो ये लिंक जो है बहुत पुराना है, एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। इसी को हम सिल्क रूट कहते हैं और चाइना इसी से अपना सिल्क, रेशम का व्यापार करता था, ट्रेडिंग करता था। इसको इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट दिया गया। द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट टू द importance of west bound Chinese silk cargoes along the routes। इन रूट्स पे सिल्क कार्गोज जाते थे एंड सिल्क की ट्रेडिंग होती थी और आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट के तौर पे हम जानते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कनकरर्स ऑफ अमेरिका? ठीक है, जो स्पेनिश लोग थे जो वहाँ पे इन्वेजन किया था इन्होंने अमेरिका में, तो इनका बहुत पावरफुल वेपन क्या था? ठीक है, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कनकरर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन। उनकी कोई मिलिट्री वेपन नहीं था, वो अपने साथ बहुत ही खतरनाक जर्म्स लेके गए थे। ठीक है, दैट इज स्मॉल पॉक्स, जिन्होंने वहां पे अमेरिका में तबाही मचा दी थी। ठीक है, तो आप एक लाइन में उनका मिलिट्री वेपन नहीं लिखना है, कोई टैंक नहीं लेके गए थे, कोई स्टेन गन नहीं लेके गए थे, वो लेके गए थे बढ़िया वाले जर्म्स। ठीक, देन है व्हाट वर कॉर्न लॉज, वाई वर दे पास्ड? कॉर्न लॉज क्या थे? कॉर्न लॉ क्या, जो आपका कॉर्न्स था, यानी कि जो फूड था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। जब आपके इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा देंगे तो वो महंगा हो जाएगा खाना,
वही चीज थी कि कॉर्न लॉ इम्पोज किया गया था। द लॉज अलाउंग द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न लॉज वर नोन एज इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न वर नोन एज कॉर्न लॉज। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किए थे इम्पोर्ट, वहां से मतलब बाहर से हम कोई खाना नहीं लेंगे, ये एक एक्ट लाया गया था उस समय, लॉ लाया गया था। ठीक है, अंडर द प्रेशर, जब बहुत सारे लैंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स का फिर से प्रेशर आया, तो इस कॉर्न लॉ को फिर से हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक। व्हाट वाज रिंडरपेस्ट? रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो कि कैटल्स में पाई जाती थी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, बहुत जल्दी से वहां पे जितने भी अफ्रीकन थे बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी थी वो उनकी क्रॉप से, मतलब उनकी एग्रीकल्चर और पशुपालन से ही होती थी। लेकिन जब वहाँ के पशु ही नहीं रह गए तो वो बेचारों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। एंड यूरोपियंस ने वहां पे भी अपना जो था आतंक फैला दिया था, वहां के लोगों को बहुत अफ्रीका में एक्चुअली क्या था कि वो लोग किसी की नौकरी नहीं करते थे, वो अपना अर्न करते थे, अपनी खेती करते थे, अपने ही जो थे कैटल्स को पालते थे, उन्हीं से सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी डेली नीड्स की पूरी हो जाती थी। लेकिन जब यहाँ पे यूरोपियंस आए तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमारी नौकरी करो। उन्होंने कहा हम नौकरी नहीं करेंगे, बस ये भड़क गए, इन्होंने वहां पे कैटल प्लेग फैला दिया था। छोटे मोटे जम्स तो खुद ब्रिटिशर्स ही थे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेंचर्ड लेबर? इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं? वो होते हैं बॉन्डेड लेबर, जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है और उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर पे दी जाती है, जो कि कभी कभी फोर्सफुल भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको टाइम से पहले भी निकाला जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट से। एक तरह से उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है इसके अंदर। तो अ बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर for a specific amount of time to pay off his passage to a new country or home। ठीक है, कहीं पे भी अपने होम टाउन में भी कर सकते हो या आप कंट्री के भी बाहर जा सकते हो। विच क्रॉप वॉज ग्रोन इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू चाइना बाय द ब्रिटिशर्स? ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस बतानी है, तो वो क्रॉप थी ओपियम। ठीक है, द मनी अर्न थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम वॉज यूज टू फाइनेंस टी एंड अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। ठीक, ओपियम वो इंडिया से लेते थे एंड चाइना में जाकर के लोगों को नशेड़ी गंजेड़ी बना देते। ठीक है, नशेड़ी गंजेड़ी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वर होम चार्जेस? होम चार्जेस क्या रहते हैं? होम चार्जेस इंक्लूडेड प्राइवेट रेमिटेंस टू होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट एंड पेंशंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। ठीक है, जो होम चार्जेस उनके ये रहते थे कि जो यहाँ से हम जैसे उन्होंने हमें रॉ मटेरियल हमारा लेके गए, ठीक, वहाँ पे ब्रिटेन ब्रिटेन में, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से उसको बनाया। ठीक, जो फिनिश्ड मटेरियल है वो यहाँ पे लेके आए और वो महंगे दामों में बेच दिया, तो उससे इनको रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा मिल जाता था, क्योंकि यहाँ के लोगों को खरीदेंगे अगर तो वो महंगे दामों पे खरीदेंगे, तो वो जो पैसा आता था तो वो उनके वो उसमें लगा देते होम चार्जेस में। और होम चार्जेस वो थे कि जिसमें वो अपने खुद के एक्सटर्नल डेट्स, ठीक, वो पे करते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो यहाँ पे रह रहे थे वो उस पे खर्च करते थे। ठीक है, जो इंटरेस्ट होते थे उस पे खर्च करते थे। एंड जो बेसिकली जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे ब्रिटिश थे, वो लोग अपनी निजी जिंदगी के ऊपर खर्च करते थे, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो इंडिया में वो लोग रह रहे थे तो यहाँ एक तरह से उन्हें अपनी सैलरी कोई भी निकालने की जरूरत नहीं, वो इन्हीं जो चार्जेस रहते थे ना, इन्हीं को अपने जो भी पेमेंट्स होते थे किसी भी तरीके के, ठीक है, जो इंडिया के ऊपर डेट्स आ रहे थे उन पेमेंट्स और उनके इंटरेस्ट के ऊपर वो सारे जितने भी चार्जेस थे, वो जितने भी प्रॉफिट्स थे, वो अपने ऊपर ही खर्च कर रहे थे। ठीक है, विच वर द टू पावर ब्लॉक्स दैट फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है, दो आपके ग्रुप्स थे, कौन कौन से? एलाइड ग्रुप था, एक सेंट्रल पावर थी। एलाइड में था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, एंड 1917 में यूएस ने ज्वाइन कर लिया था। यूएस ने बाद में किया था। सेंट्रल पावर में रही थी आपकी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एंड ऑटोमन टर्की एंड जर्मनी। क्वेश्चन 10 में रहता है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन? ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड बहुत याद रखिएगा, आप शायद क्लास 9 से ही भी पढ़ रहे होगे, 9th में भी आप पढ़ोगे, 10th में भी, 11th में, 12th में। ग्रेट डिप्रेशन तो आपको कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो डिप्रेशन का पीरियड बहुत याद रखिएगा, 1929 से है।
ठीक है, एंड लास्टेड टिल द मिड ऑफ 1980s। अब आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, सपोर्ट योर आंसर विथ 3 एग्जांपल्स। अच्छा, इसमें 3 एग्जांपल्स देने हैं आपको। फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंजेस में फूड्स का एक तरह से योगदान बताइए, ठीक है। फूड ऑफर्स बताइए, ठीक। तो ये आपका आया है 2016 से 17 के बीच में। फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज एज मेंशन बिलो। ये ऊपर की लाइन लिखनी है, टाइम पास लगती होगी बट लिखनी है। ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल्ड। जब ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो अपनी जो जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे नई क्रॉप्स देखते हैं, ठीक है। नया लैंड है, नई क्रॉप्स, इन सब से इंट्रोड्यूस होते हैं। इवन रेडी फूड स्टफ्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स। ठीक है, अब आप जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, नूडल्स ले लो, पास्ता ले लो, अब आजकल मोमोज चल रहे हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये अगर इंसान ट्रैवल नहीं करेगा तो कभी पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो जब ये इंडिया में नहीं थी, बेसिकली नूडल्स वगैरह जो है आपकी चाइना से आई है, ठीक है। एंड पास्ता जो है कहते हैं अरेबियन कंट्रीज से निकला है। तो ये सब चीज़ें ट्रैवल करके ही इंट्रोड्यूस हुई। एंड ये आप जब एग्जाम्पल लिखोगे तो ये आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेगेटी हो गया, नूडल्स हो गया, पास्ता हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है। अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी, ठीक है, Sicily, that is in Italy. Similar foods were known to the Indians and Japanese people. Their origins cannot be as ascertained, but the fact remains that there was long distance cultural contact even in the प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये इनके ओरिजिन्स का भी पक्का पता नहीं है कि क्या कहाँ से आए हैं, बट ये फैक्ट तो है कि बहुत पुराना कल्चर है, लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन द प्री मॉडर्न, मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड से पहले ही ये जो डिस्टेंट कल्चरल है इससे इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, इनका मेनली ये कहाँ से निकले हैं फूड, ये इनका भी कोई भी जानकारी नहीं आई है। Our major common foods are potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chili, sweet potatoes. ये इंडिया में 5 सेंचुरीज अगो, हाँ, भी नहीं, मतलब स्टार्टिंग में ये समझ लो कि इनको, हमें ये नहीं पता था कि पोटैटोज होते हैं, टमेटोज होते हैं, चिल्ली होती है, स्वीट पोटैटोज होते हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं, ये सब की जानकारी नहीं थी, ठीक है। दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने आपका अमेरिका गलती से ढूंढा तो वहां पे यूरोप एंड एशिया ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, वहां पे इनको ये चीज की पता चली। Actually, many of our common food came from America's original inhabitant, that is अमेरिकन इंडियंस। तो अमेरिकन जो ज़्यादातर हमने फूड हम आजकल खा रहे हैं कॉमन है, वो बेसिकली उनका ओरिजिन कहाँ का है? अमेरिका का है, जो कि अमेरिकन इंडियंस कहे जाते हैं, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द प्री मॉडर्न वर्ल्ड बिफोर द 16th century. How did it change with the discovery of new sea routes to America? ठीक है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड की आपको 16 सेंचुरी में प्री मॉडर्न वर्ल्ड के फीचर्स बताने हैं, ठीक। ये आपका 16 और 17 में आया हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बिफोर द 16th century द इंडियन ओशन हैड नोन फॉर अ बस्लिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा क्रॉसिंग इट्स वाटर्स। ठीक है, आपका जो इंडियन ओशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता था उस समय, 16 सेंचुरी से पहले भी, क्योंकि वहाँ यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। यहाँ के पोर्ट्स पे बहुत सारे गुड्स एंड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करते थे, क्योंकि एशिया बहुत, चाइना हो या इंडिया हो, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स एंड क्रॉप्स बहुत ही अव्वल दर्जे की मिलती थी। तो यहाँ पे यूरोपियंस बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते थे। एंड अफ्रीका ऑल्सो, अफ्रीका में भी बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रेडिंग लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये सब बहुत रिच थे, मिनरल रिच थे। एंड यहाँ पे माइंस हो या फिर एग्रीकल्चर हो,
एंड आपके ये जो जितनी भी चीज़ें जो चल रही थी गुड्स से, ये सब चीज़ों की अच्छी से ट्रेडिंग हो पा रही थी और लोग बहुत प्रॉफिट में जा रहे थे। तो ये इंडियन ओशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ठीक, पुराने समय से। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड अ क्रूशियल पॉइंट फॉर their networks. However, the entry of Europeans helped expand or redirect some of these flow towards Europe. अब आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट का दिख गया। इंडिया हमारा जो था वो सेंट्रल था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट था, ठीक है, बहुत क्रूशियल पॉइंट था इन सब नेटवर्क्स के ऊपर, क्योंकि यहीं से होके मोस्टली ट्रेडिंग होती थी एंड यहाँ पे रुकते ही रुकते थे ट्रेडर्स, एंड यहाँ पे रुकते थे, यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे और यहाँ से ट्रेडिंग करते थे सारी जगहों पे। तो यहाँ से कहाँ से जाता था, यूरोप जाता था एंड आपका अमेरिका जाता था, बहुत सारा गुड्स ट्रांसफर होता था, बहुत सी चीज़ें यहाँ से ले जाई जाती थी। देन आता है इन द 16th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स डिस्कवर्ड सी रूट टू एशिया एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। अब इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सी रूट टू एशिया एंड वेस्टर्न ओशन अमेरिका के लिए। इन डिस्कवरी से प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था बहुत बड़ा चेंजेस लेके आया था। With the discovery of America, its vast lands, abundant crops and minerals transport. अब यहाँ पे जो मिनरल्स थे, क्रॉप्स थे, वो बहुत अच्छे थे। अमेरिका की जब खोज हुई उसके बाद तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों के बारे में पता चला एंड फिर पूरा वर्ल्ड वाइड वहाँ पे ट्रेड शुरू हो गया था। Precious metals, particularly silver, from mines located in present day Peru and Mexico. आज के टाइम पे जो आप पेरू और मेक्सिको देखते हो, वहाँ पे सिल्वर माइंस भी बहुत बड़े लेवल पे थी, ठीक है। वहाँ पे वेल्थ एंड जो ट्रेड था एशिया का यूरोप के साथ में, वो बहुत मजबूत हो गया था। लेजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज abundant wealth, thus many expeditions were sent in search of एल्डो। जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने 17th सेंचुरी जो थी उसमें साउथ अमेरिका को बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया था। उसमें उनको बहुत एक तरह से पूरी वेल्थ बहुत ज़्यादा दिखाई दी थी, ठीक है। उन्होंने जब वो एल डोरेडो एक जगह है, ठीक है, वो एक तरह से पूरा सिटी थी, पूरी वो जगह ना गोल्ड ही गोल्ड वहाँ पे था, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को बड़ा मजा आ गया है, यूरोपियंस को तो अमेरिका बड़ा अच्छा लगने लग गया। उन्होंने तो कितनी सारी 17th सेंचुरी में भी माला माल हो गए थे वो एल डोरेडो देख करके, पागल से हो गए थे, इतना पैसा था वहां पे, इतना गोल्ड था, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स लिख देना उसके अंदर। कुछ इसमें से एक आध पॉइंट कम करना हो तो कर सकते हो, वैसे इतना लिख दोगे काम चल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब एनी 3 ड्रामेटिक चेंजेस दैट अकर्ड इन वेस्ट पंजाब इन द 19th सेंचुरी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ड्रामेटिक चेंजेस आपको लिखने हैं जो पंजाब में हुए थे 19th सेंचुरी में, ठीक, एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो ये 16 और 17 में आया हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनल्स टू ट्रांसफर सेमी डेजर्ट वेस्ट इनटू fertile agricultural lands for production of wheat and cotton for export. अब जो हमारा ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करे एंड जो यहाँ पे कॉटन और व्हीट तो आप जानते ही है बहुत अच्छे से जाता था, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इसमें क्रेडिट तो ये लोग लेके जाते हैं कि हमने तो भाई, वो तो गरीब थे, इंडिया तो गरीब था, हमने ही वहाँ पे जो था सेमी डेजर्ट एरियाज को फर्टाइल किया था एंड हमने ही इरिगेशन के लिए कैनाल सिस्टम बनाया, हमने ही इंट्रोड्यूस करा जिससे इनके यहाँ खेती होती थी। बट उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहती थी कि अगर हम उनको ये सब कैनाल्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएंगे एंड वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इससे प्रॉफिट किसको हो रहा था, हम तो खोखले हो रहे थे ना, इंडिया तो खोखला हो रहा था, उन्हें ही तो सबसे ज़्यादा फायदे हो रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने कैनाल कॉलोनीज बनाई, कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। दीज कॉलोनीज वर सेटल्ड बाय पेजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। ये पेजेंट्स जो थे इन्होंने पंजाब के अदर पार्ट्स में ये जो था इस्टेब्लिश होने लग गया था। ओके, तो यहाँ पे पंजाब में भी अगर आप देखो तो उस समय ठीक है पानी वानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं थी, बट स्टिल अगर खेती करने के लिए पानी जितना सफिशिएंट होना था नहीं मिल पा रहा था। तो ये सब चीज़ें
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय इंट्रोड्यूस की थी पंजाब में कैनाल सिस्टम। बट अगर आप ये कहो कि उससे इंडिया को फायदा वो करवाना चाहते थे, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, वो सब एक नंबर के सेल्फिश थे, वो सिर्फ अपना प्रोडक्शन देखना चाहते थे, अपना प्रॉफिट देखना चाहते थे। देन आता है व्हाट अट्रैक्टेड द यूरोपियन टू अफ्रीका इन द लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, अफ्रीकन्स यूरोपिया अफ्रीका की तरफ यूरोपियंस क्यों अट्रैक्ट हो गए थे इन 19th सेंचुरी? तो इसके 3 रीजंस आपको देने हैं। नंबर 1 इज, बहुत ही नेचुरल सी बात है, जब आपको लैंड एंड मिनरल दिख जाएगा, ठीक है, बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिख जाएंगे वहां को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो पक्का आप वहीं भागोगे। तो पहला पॉइंट यही हो गया। देन आता है प्लांटेशन, क्रॉप्स। ठीक है, नई प्लांटेशंस लगाएंगे, नए क्रॉप्स लगाएंगे तो हमको उससे फायदा होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइंस, माइंस एंड मिनरल्स। अलग ये चीज हो गई। अगर माइंस उन्होंने खोदनी स्टार्ट कर दी, मिनरल्स उसमें से निकलने लगे, तो वो एक्सपोर्ट करेंगे तो यूरोप को उसमें बहुत अच्छा से फायदा हो जाएगा। तो ये चीज हो गई। ठीक है, आपका लैंड हो गया, एंड उसके बाद आता है क्रॉप्स एंड प्लांटेशन हो गया, एंड उसके बाद आ जाते हैं माइंस हो गए। तो ये 3 पॉइंट्स लिख देना फटाक से। ठीक है, फिर आता है इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द, अच्छा लेट होना चाहिए, 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको एक्सप्लेन करना है। ट्रेड सरप्लस, इसको पूछ सकते हैं कि इसको ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब है, और मतलब है ना, या तो और ये पूछ सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस क्या है। और ट्रेड सरप्लस जो था कि ब्रिटेन का, व्हाई डिड ब्रिटेन हैव अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, इंडिया में क्यों हुआ। डिस्क्राइब द टर्म, हाउ वॉज द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड सरप्लस विद इंडिया यूज बाय ब्रिटेन। तो इनमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर सबका सेम ही होगा। When the value of exports is more than the value of imports, ट्रेड सरप्लस वही होता है। अगर आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट से ज्यादा है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तो उसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, लिख देना। ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया बिकॉज ओवर द 19th सेंचुरी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। ठीक है, जब इंडिया के साथ में ट्रेडिंग शुरू हुई, तो ट्रेड सरप्लस जो था 19th सेंचुरी में, तो क्या हो गया था, एक्सपोर्ट जो हो रहा था इंडिया से ब्रिटेन को, तो वो बढ़ रहा था। द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वॉज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। जो इम्पोर्ट्स थे वो एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहे थे, तो इसलिए ब्रिटेन ने ट्रेड सरप्लस यहाँ पे लगा दिया था इंडिया के साथ में। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, मैंने आपको पहले बताया, रॉ मटेरियल तो तुमने सस्ता सस्ता ले लिया, उसके बाद वहां पे जाकर के अपना बना लिया जो भी सामान बनाना था उस रॉ मटेरियल से, फिर आपने यहाँ पे आके बेचा। पहले तो हम ही बना के बेच रहे थे ना, तो हमें, उनको, ब्रिटिशर्स को वो चीज महंगी पड़ रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ बनाएंगे, तुम हमें रॉ मटेरियल दे दो। हमने यहाँ से रॉ मटेरियल दिया, वहां पे उन्होंने बनाया, और हमें ही वो चीज, हमारे ही माल की हमें ही चीज वो महंगे दामों पे बेच रहे थे। तो ये इंडिया के साथ वो लोग कर रहे थे। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, बहुत चालाक थे ये ब्रिटिशर्स। Britain used the surplus to balance its trade deficits with other countries. अब जो इंडिया से उन्हें फायदा हो रहा था, ठीक है, उसको वो अपने जो दूसरी जगह उनके घाटे हो रहे थे उनमें लगा करके वो चीज को बैलेंस कर रहे थे अपना। ठीक है, क्योंकि हमसे तो उनका कोई काम ऐसा नहीं था कि हमारे ऊपर तो वो राजी कर रहे थे, तो हमारे, हमको तो वो एकदम उन्होंने चूस लिया था पैसों से। ठीक है, तो वही पैसा एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने दूसरी कंट्री की तरफ लगाया था जहां पे उनको घाटे हो रहे थे, तो वहां पे अपना इकोनॉमी को बैलेंस करने में लगा दिया था। In this way, India helped not only Britain to maintain balance, but also played a crucial role in the late 19th century world economy. इस तरह से इंडिया ने सिर्फ ब्रिटेन को ही इकोनॉमी को बैलेंस नहीं किया था, उसने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को बैलेंस किया था। बेचारा इंडिया एक छोटे से कंधों पे कितने कितने कंट्री उस पर लदे हुए थे। ठीक है, ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया ऑल्सो हेल्प टू पे द सो कॉल्ड होम चार्जेस, जैसा कि होम चार्जेस मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, that included private remittance home by British officials and traders, इंटरेस्ट पेमेंट करते थे, ठीक है, इंडिया के एक्सटर्नल डेट के ऊपर, एंड उसके बाद पेंशन, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेंशन्स बनती थी वो भी
हमारे ही होम चार्जेस में ही इंक्लूड होती थी। मतलब उनकी अपनी सरकार का कोई पैसा नहीं जा रहा था, उनका सारा पैसा जो था यहीं से, यहीं पे गोल गोल घूम के वो सारी चीजें ब्रिटिशर्स जो थे अपनी पेंशन्स, अपने पेमेंट्स, अपने जो डेट्स होते थे उनको निकालने में लगा देते थे। ओके, तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स। और इसके पहले के पूरा चैप्टर मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, अपने बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए एंड अपने बोर्ड्स की डेट का इंतजार करते रहिए। जैसे ही आएगा हमारे चैनल पे अपडेट हो जाएगा आपको। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड टेलीग्राम अगर आप लगा लेते हैं अपने मोबाइल पे, थोड़ा सा अपना टेलीग्राम पे देख लेंगे हमारा एडुग्रोन का चैनल, तो आपको उसमें पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अपनी पढ़ाई के लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू।